मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। पिछली बार हमने जो बात की थी वो 1861 का जो अधिनियम था उस पर हमने डिस्कस किया था, और आज हम जो बात करने वाले हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें दोस्तों क्या क्या हुआ, कौन सी बातें हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम जब ये 1892 में दोस्तों आया है तो इस समय गवर्नर जनरल या बोले वायसराय कौन है। तो दोस्तों अगर गवर्नर जनरल या वायसराय पूछा जाए तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा दोस्तों, लैंसडाउन। कौन है दोस्तों, लैंसडाउन। गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए जी तो आंसर क्या होगा दोस्तों, लैंसडाउन। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया है इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम इसमें प्रावधान की बात करें तो अभी हमने इससे पहले जो 4 हमारे निकाय थे, सिस्टम थे दोस्तों, उन पे हमने डिस्कस किया था। अब उन पे जो हमने डिस्कस किया उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम देखते हैं। अभी आपको पूरा टॉपिक ठीक से समझ में आएगा। जो कल मैंने पढ़ाया है उस पर भी मैं दोस्तों अभी डिस्कस करने वाला हूँ। आइए देखते हैं। अगर हम भारत परिषद अधिनियम 1892 की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद, इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं दोस्तों। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, इस परिषद के बारे में दोस्तों हमें थोड़ी बात करनी है, क्योंकि ये जो परिषद है इसमें 1892 के अधिनियम में दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अब क्या क्या है इसमें, तो इसमें हम देखें दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्थापना है दोस्तों ये कब हुई थी, तो मैंने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। दोस्तों आगे मैंने बताया था कि यहाँ पे सदस्य संख्या कितनी थी दोस्तों, 4। इसके बाद आगे दोस्तों क्या हुआ था इसमें, यहाँ पे देखें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें सदस्य संख्या दोस्तों कितनी कर दी गई थी, 3। इसके बाद दोस्तों आगे अगर हम देखें तो एक अधिनियम आता है 1833 का। 1833 के जो चार्टर की दोस्तों मैंने बात की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सदस्य संख्या 3 है इसको फिर से 4 कर दिया, 3+1, और ये जो 1 है ये विधि सदस्य के रूप में आया था। और विधि सदस्य जो था दोस्तों ये सदस्य कैसा था, अस्थायी सदस्य था। ये जो विधि सदस्य जोड़ा गया था चौथा, ये अस्थायी सदस्य था। और अस्थायी सदस्य के रूप में या विधि सदस्य के रूप में हमने किसको लिया था, तो यहाँ पे हमने बताया था दोस्तों ये जो सदस्य के रूप में आया था विधि सदस्य, तो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने क्या क्या प्रावधान किए इसके बारे में दोस्तों हमें पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। आप वहाँ से जाके विस्तार से लॉर्ड मैकाले के बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने विधि संहिता आईपीसी की स्थापना की थी। इसी के सुझाव पर भारत के अंदर जो कंपटीशन है, कंपटीशन की बात करें, प्रतियोगी परीक्षाएं ये शुरू हुई थी। और ये जो शुरू हुई हैं वो 1853 से दोस्तों शुरू हुई थी, और 1853 से 1922 तक ये कहाँ हो रही थी दोस्तों, लंदन में हो रही थी, हेलन वर्क कॉलेज के अंदर। 1923 से ये इलाहाबाद में हुई, भारत में हुई। और जो सिविल सर्विस थी इसे आईसीएस के नाम से दोस्तों जाना जाता था। तो यहाँ पे जो परीक्षाएं हुई थी वो आईसीएस की परीक्षाएं हुई थी। अभी दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूँ वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की बात कर रहा हूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी, कितने कितने सदस्य थे, वो डिस्कस मैं अभी कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 1861 का अधिनियम।
1861 का अधिनियम जो कल बताया था दोस्तों, उसमें गवर्नर के जो कार्यकारी परिषद है, यहाँ सदस्य संख्या देखिए दोस्तों कितनी हो गई, फिर से 4 हो गई है। जबकि स्थापना हुई है दोस्तों उस समय भी कितनी है, 4 है। फिर दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर एक सदस्य और बढ़ाया गया, यानी कि 4 यहाँ हो गई है, जिसमें ये अस्थायी था, जिसको स्थायी किया गया था दोस्तों 1853 का चार्टर था उसके तहत। इसको जो लॉर्ड मैकाले इसको स्थायी कर दिया गया था। आगे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1861 का जो दोस्तों अधिनियम था, इसमें एक सदस्य और बढ़ाया गया था, और ये जो सदस्य था ये वित्त सदस्य था। इसके बाद 1874 का दोस्तों जो अधिनियम आया, उसमें एक सदस्य और बढ़ाया गया, और वो सदस्य क्या था, वो सदस्य था पब्लिक वर्क का, पीडब्ल्यू का सदस्य बढ़ाया गया था। यानी कि अब तक दोस्तों मैं बात करूं 1892 तक, तो इसकी जो सदस्य संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 6 है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे 3, 4, 5, 6 जो काउंटिंग थी वो मैंने आपको इधर समझा दिया है, आप इसको ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे 1861 में ये 4 सदस्य जो स्थायी हो गए थे, एक सदस्य जो बढ़ाया ये वित्त था, वित्त विभाग से संबंधित था, वित्त सदस्य था। अब जैसे ही ये 5 हुए तो 1874 में दोस्तों क्या हुआ, 1874 में ये जब 5 हो गए, इसमें से एक छठा सदस्य और बढ़ाया, ये सदस्य था पब्लिक वर्क का। अब सदस्य संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 6। तो वर्तमान में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में दोस्तों सदस्य संख्या कितनी है, 6। आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या हुआ। इसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय जो विधान परिषद थी उनमें सदस्यों की संख्या को दोस्तों बढ़ाया गया था, उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैं बॉडी बता रहा हूँ आपको, ये परिषद जितनी बता रहा हूँ, प्रांतीय परिषद या गवर्नर जनरल की परिषद, यहीं से हमारा संविधान निकलेगा, बनना शुरू होगा, और यहीं से ये रूपरेखा एक तरीके की चल रही है। जो मैंने आपको प्रांतीय विधान परिषद बताई वो एक राज्य के रूप में काम करने लगेगी, और केंद्रीय विधान परिषद जो मैंने बताई थी दोस्तों ये हमारे संसद के रूप में काम करने लगेगी। उसी पे अभी हम डिस्कस करेंगे, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे एक बात और दोस्तों, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है इसमें अभी भी कोई भी इंडियन व्यक्ति शामिल नहीं है, भारतीय व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया गया है। सबसे पहले भारतीय व्यक्ति को जो सदस्य बनाया गया था वो कौन सा था, केंद्रीय विधान परिषद था। केंद्रीय विधान परिषद का गठन दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था 1853 के अधिनियम में। केंद्रीय विधान परिषद का गठन दोस्तों कब हुआ था, केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ था 1853 के अधिनियम में। और जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया 1861 के एक्ट के तहत किया गया। और कब किया गया दोस्तों, 1861 में कितने सदस्यों को किया गया, 3 सदस्यों को। और 1861 में जो 3 सदस्य इसमें शामिल किए गए थे दोस्तों वो कौन कौन थे बताएं। केंद्रीय विधान परिषद में एक तो मैंने बताया था पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, दूसरे बताए थे दोस्तों बनारस के राजा जिनका नाम क्या था, बताइए क्या नाम था, देवनारायण सिंह। तीसरे मैंने कौन बताए थे, एक व्यक्ति जो जिसका नाम क्या था, सर दिनकर राव। क्या नाम था, सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति 1861 के अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद है जिसका गठन दोस्तों 1853 में हुआ था, उसमें ये 3 भारतीयों को लिया गया है। और ये जो भारतीय हैं वो गैर सरकारी सदस्य हैं। आइए आगे देखते हैं। ये पुराना मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं सेकंड पॉइंट की दोस्तों इसमें बात करूं तो सेकंड पॉइंट में हमें ध्यान रखना है केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, विधान परिषद। और दूसरा दोस्तों प्रांतीय विधान परिषद। क्या ध्यान रखना है, प्रांतीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी दोस्तों। इन दोनों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है, इतना ध्यान रखना है। सदस्यों की संख्या में क्या कर दी दोस्तों, वृद्धि कर दी। और कितने कितने कर दिए दोस्तों,
तो इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा था कि केंद्रीय विधान परिषद है दोस्तों, इसका गठन मैंने कब बताया था, 1853 को हुआ दोस्तों। कब हुआ, 1853 को। और 1861 में, यानी कि 1861 में दोस्तों इसमें 3 व्यक्तियों को शामिल कर लिया गया। कौन कौन थे, एक तो इसमें पटना के यानी पटियाला के महाराजा थे जिनका नाम क्या था दोस्तों, और दूसरे बनारस के राजा थे, और तीसरे सर दिनकर राव थे। बताइए दोस्तों क्या क्या नाम थे। जो पटियाला के महाराज थे इनका नाम क्या था, नरेंद्र सिंह। क्या था दोस्तों, नरेंद्र सिंह, ये पटियाला के महाराज थे। और दूसरे मैंने जो आपको बताए थे दोस्तों, बनारस के राजा, क्या नाम था, देवनारायण सिंह। तीसरे कौन थे, सर दिनकर राव। 3 भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया किसमें, केंद्रीय विधान परिषद में। ये मैंने आपको बता दिया, इनके नाम आप लिख लेना, फिर से आप सुन लो। पटियाला के महाराजा, क्या नाम है, नरेंद्र सिंह। बनारस के राजा जिसका नाम क्या है, देवनारायण सिंह। और एक व्यक्ति सर दिनकर राव। तीनों व्यक्ति हैं जो दोस्तों ये कैसे हैं, गैर सरकारी हैं। यानी कि जो प्रांतीय बॉडी जो बनाई गई है दोस्तों, यानी कि बोले तो यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद जो बना है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो सदस्य हैं उनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, बोले तो गवर्नमेंट के नहीं होंगे। और यहाँ पे जो 3 सदस्य भारत से गए हैं दोस्तों, ये कैसे गए हैं, ये गैर सरकारी लोग गए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें सदस्यों की संख्या जो बढ़ाई है, प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, और केंद्रीय विधान परिषद में कितने कितने बड़े दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। जब ये बॉडी बनी 1853 में, तब इसमें सदस्य कितने थे दोस्तों, न्यूनतम 6 सदस्य। 6 से कितने दोस्तों, 10 हो जाते थे। 6 से कितने, 10। अब क्या हुआ, जो 1861 वाला अधिनियम आया था उसमें कितना कर दिया दोस्तों, 10 से 16। कितने कर दिए दोस्तों, 10 से 16। कौन से अधिनियम में किए गए हैं, तो 1861 का नहीं है, 1892 का है। 1892 में कितने कर दिए हैं दोस्तों, 10 से 16। यानी कि 10 से 16 का मतलब ये है दोस्तों, न्यूनतम 10 और अधिकतम कितने सदस्य, 16। और इतने भी सदस्य जो भी हैं, इनके बीच जो सदस्य लिए जाएंगे, 10 से लेकर 16 तक सदस्य हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन दोस्तों क्या है, आधे सदस्य कैसे होंगे दोस्तों, गैर सरकारी होंगे। इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रांतीय विधान परिषद। तो प्रांतीय विधान परिषद का गठन दोस्तों कब हुआ, इन बॉडी पे मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं और इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपने इन बॉडी को ढंग से समझ लिया तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जो हम संवैधानिक इतिहास यानी संवैधानिक विकास का इतिहास जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नहीं बचेगा। चाहे वो जो लेवल है वो आरओ का हो, एआरओ का हो, यहाँ तक कि पीसीएस का हो। मैं इस पीसीएस के, यूपी पीसीएस के लेवल को कवर करके ही आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, निश्चिंत रहें, मस्ती से पढ़ें। जितना मैं बता रहा हूँ इसको आप बहुत अच्छे से समझें। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ प्रांतीय विधान परिषद, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि दोस्तों प्रांतीय विधान परिषद का गठन कब हुआ है। तो ये मैंने बताया था भाई साहब, 3 प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था, 1861 के अधिनियम में। कब किया गया था दोस्तों, 1861 के अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद का गठन। तो क्या बताओगे, 1861 में। और ये कौन कौन सी थी दोस्तों, ये सुन लो, लिख नहीं रहा हूं, आप सुन लीजिए कौन कौन सी थी। एक तो बंगाल 1962, बंगाल 1962 नहीं, सॉरी यहाँ पे कितना 1800 कितना 1862। दोबारा सुनिए आप, बंगाल 1862। दूसरे की अगर हम बात करें तो पंजाब 1897। तीसरी अगर हम बात करें तो नॉर्थ यानी कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत, जिसमें हमारा ये सिंध है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, ये इसमें शामिल होता था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे विधान परिषद यानी इनका गठन कब हुआ, 1861 में। और कितनी विधान परिषद बनी है, 3 बनी दोस्तों। कौन कौन सी, एक तो बंगाल कब बनी दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बंगाल जो विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद जो बनी है बंगाल के अंदर, ये 1862 में बनी। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों पंजाब, तो पंजाब में कब बनी, 1897 में बनी दोस्तों।
1897 में, और एक उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, जिसमें ये पाकिस्तान, आज की डेट में जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ये शामिल इसमें होता था। इनमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, सुनिए, यहाँ जो प्रांतीय विधान परिषद का गठन तो हमने देख लिया 1861 में हुआ। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि ये प्रांतों का गठन कब से शुरू हुआ, प्रांत कब से बने, तो प्रांत जो बने हैं, ये प्रांत बनाने के लिए जो आपका 1833 का चार्टर आया था, उस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया था कि आप चाहें तो प्रांत बना सकते हैं। और 1833 के चार्टर के अनुसार दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में 5 प्रांतों का गठन भी किया था। और वो कौन कौन से थे, जिनमें दोस्तों हमारा असम शामिल था, असम के बाद हम बात करें बंगाल हमारा शामिल था, इसके बाद दोस्तों सिंध शामिल था, इसके बाद दोस्तों पंजाब शामिल था, इसके बाद अगला अगर हम 5वां देखें दोस्तों तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत शामिल था। इनका गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया और 1833 के चार्टर के आधार पर किया था। अब यहाँ जो प्रांतों का गठन हो गया, अब उन प्रांतों में दोस्तों जो प्रांतीय विधान परिषद हैं उनका गठन हुआ है। कब हुआ है दोस्तों, 1861 में। उन 5 में से 3 में विधान परिषद बना दी गई है। इसको दोस्तों आप ध्यान रखना। आगे अगर हम इसमें देखें दोस्तों, तो आगे इसमें और क्या क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें ये जो 1892 का अधिनियम है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों ध्यान रखना, जहां से क्वेश्चन 1-2 बार पीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है, और वो क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे देखो, यानी कि क्वेश्चन ये था, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला, बहस करने का अधिकार कब मिला, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो इसमें कब मिला, तो देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो सारे डाउट आप क्लियर करिए। बजट पर बहस करने का अधिकार दोस्तों भारतीयों को जो पहली बार मिला है वो कब मिला है दोस्तों, वो कब मिला है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। किस पर बहस करने का दोस्तों, बजट पर बहस करने का पहली बार अधिकार मिला है। अब देखो दोस्तों, यहां से पहली बार अधिकार जो मिला, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी संभावना क्या है, उन पे दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पहली बात, भारतीयों को पहली बार किस पर बहस करने का अधिकार मिला है, तो आंसर क्या होगा, बजट। क्वेश्चन जो पूछा गया है कि बजट पर बहस करने का अधिकार, या बहस की जगह हो सकता है दोस्तों प्रश्न पूछने का अधिकार लिखा हुआ आ जाए, प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी बहस करने का अधिकार या फिर प्रश्न पूछने का अधिकार एक ही बात है। ये अधिकार भारतीयों को पहली बार कब मिला है दोस्तों, पहली बार मोहब्बत की है, तो ये पहली है या पहला है, इसको नहीं भूलना है। ये जितने भी पहली वाले आए उनको आपको ध्यान रखना दोस्तों, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। नॉर्मली आप अपनी लाइफ में भी देखते हैं तो पहले वाले को नहीं भूलते हैं, और जो लड़कियां हैं वो पहले वाले को नहीं भूलती, लड़के हैं वो पहली वाले को नहीं भूलते। तो यहाँ पे जो पहले वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों, ये बहुत उपयोगी है, इसको भूलना नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि जो भारतीय हैं उनको प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या क्या नहीं मिला। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न जो हैं इनको पूछने का अधिकार नहीं मिला। दूसरी बात, बहस करने का अधिकार है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे ये मतदान इनका जो करें, मतदान की बात करें तो मतदान या वोट करने का भी अधिकार इनका नहीं है। अब इनका काम क्या है दोस्तों, पहली बार जो भारतीय है ये वोट किसको करेंगे, और ये बात कहाँ की चल रही है, तो ये बात चल रही है दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद की। किसकी बात चल रही है दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद। और ये केंद्रीय विधान परिषद है दोस्तों, इसमें कितने लोग पहुंच चुके हैं, हमारे 3 लोग पहुंच चुके हैं।
कब पहुंच गई? ये 1861 में। और ये केंद्रीय विधान परिषद में जो बजट है उस बजट पर केवल प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को मिला। ना ये बहस कर सकते हैं, ना लौट के प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे जो प्रश्न आपको पूछना है उसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप दोबारा उसको नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। आपको वोटिंग करने का, मत देने का, कोई जैसे आज की डेट में कोई बिल पारित होता है तो उसमें मतदान होता है संसद के अंदर, तो उसमें मतदान करने का भी अधिकार इनको नहीं है। पूरक प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो और आप सुनिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हो तो मेरा आंसर क्या होगा? बदायूं के। अब पूरक प्रश्न क्या होगा? अगर उसने ये पूछ लिया आप कहाँ के रहने वाले हो तो मैंने अगर बदायूं का बता दिया, अब उसने अगर लौट के ये पूछ लिया बदायूं में किस जगह, तो ये पूरक प्रश्न होगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरक प्रश्न और मतदान इनका अधिकार नहीं है, लेकिन भाई साहब ये बजट पर जो बहस करने का अधिकार है या प्रश्न पूछने का अधिकार है, यानी कि जो बजट है इस पे प्रश्न पूछने का अधिकार या फिर बहस करने का अधिकार। ठीक है, बात समझ में आई? ये जो अधिकार है दोस्तों, इसमें भी ये कंडीशन लगी हुई है कि ये जो बजट है, इस बजट पर जो आप प्रश्न पूछेंगे, दोबारा देखिए, देखो पहली बार जो बजट है इस बजट पर बहस करने का, जो आप बहस करेंगे या फिर यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछेंगे, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप या बहस कर रहे हैं, इसके लिए भी कंडीशन क्या लगी हुई है कि आपको 6 दिन पूर्व, 6 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। सूचना देना आवश्यक है। एक बार फिर से समझिए दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि पहली बार भारतीयों को जो बजट है उस बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? किस भारत परिषद अधिनियम के तहत मिला? तो आंसर होगा 1892। अब 1892 में ये जो प्रश्न पूछेंगे ये केवल और केवल बजट पर प्रश्न पूछेंगे, पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे, मतदान का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको आपको 6 दिन पहले बताना पड़ेगा। 6 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी कि हमें ये प्रश्न पूछना है। आज भी हमारी संसद में ये होता है दोस्तों कि अगर हमें प्रश्न पूछना है तो कम से कम 15 दिन पहले, लोकसभा में पूछना है तो लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में पूछना है तो राज्यसभा अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ती है। अपना नाम लिख के देना पड़ता है, आप कहाँ से सांसद हो ये लिख के देना पड़ता है, आपके प्रश्न की प्रकृति क्या है ये लिख के देना पड़ता है, तब प्रश्न का जवाब आपको संसद में मिलता है आज की डेट में। वही यहाँ पे 6 दिन पहले पूर्व सूचना आप दो और इस सूचना पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर बहस कर सकते हैं, और भी मुद्दा क्या है? बजट का। इट इज क्लियर? क्लियर हो गया होगा ये आपको सब। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला देखिए, अगला है हमारा 1909 का। 1909 में क्या है? भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसको देखते हैं दोस्तों। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसी को दोस्तों कहा जाता है मार्ले, क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम। इस समय दोस्तों भारत में शासन किस तरीके से चल रहा है वो आप सुनिए। मैंने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले जो नीचे स्तर पर या भारत में सबसे ऊंचे स्तर पर कौन है? वायसराय। कौन है दोस्तों? वायसराय। ये वायसराय दोस्तों किसे रिपोर्ट करेगा? तो ये रिपोर्ट करेगा भारत सचिव को। किसको रिपोर्ट करेगा? भारत सचिव को। और भारत सचिव दोस्तों कहाँ बैठा है? लंदन में बैठा है। और लंदन में जो भारत सचिव बैठा है, इसके लिए जो भारत परिषद का गठन हुआ दोस्तों, ये कब हुआ? 1858 में हुआ। ये डेटे आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये सूचित करता है दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिए, और ब्रिटिश संसद जो सूचित करती है दोस्तों क्राउन के लिए, यानी कि जो राजा है ब्रिटेन का, जो शासक है, उसके लिए सूचित करती है। अब देखिए दोस्तों,
इनमें सबसे बड़ा कौन है? क्राउन। सबसे छोटा कौन है? वायसराय। इनमें वायसराय बड़ा है या भारत सचिव? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत सचिव। तो भारत सचिव ये कहाँ है दोस्तों? लंदन में है। इसके लिए भारत परिषद का गठन 1858 में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। भारत परिषद है, भारत परिषद में अभी कोई भारतीय नहीं पहुंचा है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, जो बड़ा है उस व्यक्ति का नाम पहले आएगा, जो छोटा है दोस्तों उसका नाम बाद में आएगा। सीधी सी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये व्यक्ति बड़ा है और बड़ा कौन होगा? भारत सचिव। यानी कि उस समय भारत सचिव कौन थे? तो आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? मार्ले, लॉर्ड मार्ले। अगर हम बात करें यहाँ पे वायसराय कौन था जब ये अधिनियम आया है? तो लॉर्ड मिंटो। यानी वायसराय कौन है दोस्तों? मिंटो। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। यानी कि वायसराय मिंटो है और ये मार्ले कौन है दोस्तों? भारत सचिव है, जिनके द्वारा ये अधिनियम लाया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो प्रावधानों की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें क्या प्रावधान हुए? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि ये जो मार्ले मिंटो अधिनियम बना, ये दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर बना? क्या बताएंगे? किस समिति की सिफारिश पर बना? तो समिति कौन सी है दोस्तों? समिति का नाम क्या बताओगे? बताइए, किस समिति की सिफारिश पे बना है? तो देखो देखिए दोस्तों, जॉर्ज अरुंडेल समिति। जॉर्ज अरुंडेल समिति, किस समिति की सिफारिश पर बना है ये दोस्तों? तो जॉर्ज अरुंडेल समिति। ये आपको अरुंडेल समिति ध्यान रखना है। इस समिति की सिफारिश पर क्या बना है? मार्ले मिंटो अधिनियम। दोस्तों ये मार्ले मिंटो अधिनियम बना, ये इसके जो आ रहा है इसके कारण क्या रहे? समिति आपको क्लियर हो गई कि अरुंडेल समिति के आधार पर बना, या जो अरुंडेल समिति है, अरुंडेल समिति है, इसकी सिफारिश पर बना। लेकिन दोस्तों इसके कारण क्या रहे? तो कारण में दोस्तों 3-4 बातें ध्यान रखनी है। एक तो दोस्तों 1905 का बंगाल विभाजन। क्या दोस्तों? बंगाल विभाजन कब हो गया? 1905 में। इसके बाद दोस्तों 1906 में क्या हो गया दोस्तों? होम रूल लीग। किसकी स्थापना हो गई? यानी होम रूल लीग। अगर हम होम रूल की बात करें दोस्तों, तो होम रूल में यह था कि भारत के लोग ये कह रहे थे कि जैसे ये पूरा ये भारत है, ये भारत का केंद्र बिंदु है, और यहाँ पे ये जो क्षेत्र रह गया, ये जो राज्य या प्रांत रह गए, यहाँ पे इंडिया के लोग ये कह रहे हैं यहाँ हम शासन करेंगे, हमारा अपने घर का शासन होगा, इसीलिए इसको होम रूल कहा गया। और ये सेंटर के लोग हैं, ऊपर हमारे शासन करते रहें, इसी को क्या कहा गया? होम रूल कहा गया दोस्तों। इसके बाद एक और यहाँ पे लोचा हो जाता है, और वो क्या है? 1906 में दोस्तों क्या हो गई? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और मुस्लिम लीग की जब स्थापना हो गई तो यहाँ पे अब अंग्रेज जो हैं, ये वायसराय जो हैं, ना तो हिंदुओं की समस्या सुनेंगे ना मुस्लिमों की समस्या सुनेंगे, बोले तो ना तो मुस्लिम लीग की अब सुनी जाएगी ना कांग्रेस वालों की सुनी जाएगी, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के द्वारा कर दी गई है। अब यहाँ पे 2 संस्थाएं चलेंगी जो कि एक राजनीति पार्टियां आगे आके बनेंगी, और इनको आपस में भिड़वाने का काम कौन करेंगे दोस्तों? अब अंग्रेज करेंगे। इसमें दोस्तों प्रावधान अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला पॉइंट प्रावधान में, इसमें प्रावधान में दोस्तों ध्यान रखना है कि वायसराय की गवर्नर जनरल लिख लो, या फिर अब गवर्नर जनरल क्या है दोस्तों? वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को लिया गया है। किसको लिया गया दोस्तों? भारतीयों को लिया गया। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है, पहली बार परिषद में, पहली बार दोस्तों, पहला दध्यान रखना है, पहली बार दोस्तों क्या हुआ? एक भारतीयों को प्रवेश मिला, भारतीयों को क्या मिल गया दोस्तों? प्रवेश मिल गया। बड़ी खुशी की बात है। अब सुनो दोस्तों, फिर से सुनिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को प्रवेश मिल गया। कौन व्यक्ति है? अभी बात करेंगे।
इससे पहले मैंने दोस्तों क्या बताया था, केंद्रीय विधान परिषद है उसमें भी 3 भारतीयों को प्रवेश मिल गया 1861 में। इसे भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो भारतीय है ये किस सदस्य के रूप में गया, तो यहाँ जो भारतीय है दोस्तों ये किस सदस्य के रूप में गया है, तो आंसर आपको देना है विधि सदस्य के रूप में। कैसे दोस्तों, विधि सदस्य के रूप में गया। और विधि सदस्य के रूप में जो व्यक्ति गया इसका नाम क्या है दोस्तों, तो नाम क्या बताओगे दोस्तों, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम बताओगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर से दोस्तों सुनिए, अब यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा डाउट होगा, फिर से सुनिए। अगर मैं गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारी परिषद की बात करूं तो पहला व्यक्ति जिसको प्रवेश मिला है सत्येंद्र नाथ सिन्हा है। और ये प्रवेश कब मिला दोस्तों, तो कब बता दोगे, यहाँ पे 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में। नेक्स्ट, अगर दोस्तों पूछा जाए जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें कब प्रवेश मिला, तो 1861 के अधिनियम में 3 लोगों को प्रवेश मिला। जो पटियाला हैं वहाँ के जो महाराज हैं या महाराजा हैं, क्या नाम, नरेंद्र सिंह। और जो वाराणसी है या बोले बनारस, तो बनारस के राजा कौन हैं, देवनारायण सिंह। और एक सर दिनकर राव, 3 लोगों को मिल गया। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भी जाने लगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आगे क्या हुआ। आगे दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो जो भारत सचिव परिषद है, यानी भारत सचिव परिषद, भारत सचिव परिषद या इसी को कहते हैं दोस्तों भारत परिषद। भारत सचिव परिषद बोले या भारत परिषद बोले, ये है कहाँ, तो कहाँ है दोस्तों, लंदन में है। कहाँ है दोस्तों, लंदन में है। और इसमें भी भाई साहब पहली बार 2 भारतीय चले गए। पहली बार कितने भारतीय चले गए, पहली बार 2 भारतीयों को प्रवेश मिला। और 2 भारतीयों को जो प्रवेश मिला था ये दोस्तों कौन कौन थे, तो पहला नाम हमें ध्यान रखना है के.जी. गुप्ता। कौन दोस्तों, के.जी. गुप्ता। और दूसरे दोस्तों हमें ध्यान रखने हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन दोस्तों, सैयद हुसैन बिलग्रामी। इनको दोस्तों हमें ध्यान रखना है, सैयद हुसैन बिलग्रामी। फिर से आप देखिए, मैंने अभी 4 बॉडी आपको बताई थी, 4 बॉडी आप फिर से सुनिए किस किस में प्रवेश मिला, अभी किस में नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले केंद्रीय विधान परिषद जिसमें भारतीयों को प्रवेश कब मिला, 1861, 3 लोगों को मिला, कई बार बता चुका हूँ। आगे सुनिए, अगर 1909 की मैं बात करूं मार्ले मिंटो अधिनियम की, तो केंद्रीय विधान परिषद में पहले मिल गया, गवर्नर जनरल परिषद में अभी मिल गया, किसको मिल गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। कब मिल गया, 1909 में। किस अधिकारी के रूप में, तो विधि सदस्य के रूप में मिला। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत परिषद, भारत परिषद कहाँ है दोस्तों, लंदन में। इसमें भी 2 लोगों को प्रवेश मिल गया। और ये 2 लोग कौन कौन हैं, एक तो के.जी. गुप्ता है और दूसरे दोस्तों कौन है, सैयद हुसैन बिलग्रामी हैं। एक जो बच्चा हमारे सिस्टम ने कहा है, कौन सा, प्रांतीय विधान परिषद, उसमें दोस्तों पहले से ही भारतीय हैं, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो 1800 अभी मैंने 92 के बारे में बताया था कि जो भारतीय हैं, इन भारतीयों को पहली बार, भारतीयों को क्या दोस्तों पहली बार मोहब्बत हुई है। और पहली बार क्या हुआ दोस्तों, पहली बार बजट पर, किस पर दोस्तों, बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। बहस करने का या बोले दोस्तों प्रश्न पूछने का अधिकार किसको मिला था, भारतीयों को। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 1909 में क्या हुआ है, मार्ले मिंटो अधिनियम में। यहाँ पे अगर हम बात करें बहस की, बहस करने की या प्रश्न पूछने की, दूसरी बात करें हम पूरक प्रश्न की, तीसरी बात करें दोस्तों हम मतदान की। तो यहाँ पे देखो, ये जो बहस करने का बजट पर, यानी पहली बार जो प्रश्न करने का अधिकार मिला है वो किस पर मिला है दोस्तों, बजट पर मिला है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, बजट पर मिला है।
ये बहस करने का जो अधिकार था ये कब मिल गया दोस्तों? 1892 में। और 1909 की बात करें तो पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार मिल गया और मतदान करने का भी अधिकार दोस्तों मिल गया। एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे दोस्तों, जो प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार, ये भी यहाँ पे मिल चुका है। प्रस्ताव पेश करने का अधिकार ये भी मिला है। ये प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दोस्तों 1892 वाले अधिनियम में नहीं मिला है। कब मिला है दोस्तों? मार्ले मिंटो अधिनियम में। इन वजह से जो पहली बार हो रहा है दोस्तों, इसके लिए ये बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण हमारा ये टॉपिक बन जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि इसको गहराई से ना पढ़ने के कारण हम लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक बात आपको समझ में आएगी, आप टेंशन ना लें, हमारे साथ बने रहें। आइए दोस्तों आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। ये जो 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम है दोस्तों, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, मार्ले मिंटो अधिनियम क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों इसमें अगर दोस्तों हम देखें तो पहली बार सब कुछ कैसा कैसा हो रहा है दोस्तों, पहली बार। तो पहली बार क्या हुआ? पहली बार इसमें क्या हुआ है दोस्तों, चुनाव का प्रस्ताव आया। किसका आया दोस्तों? चुनाव का प्रस्ताव आया, यानी कि चुनाव कराने हैं इसका प्रस्ताव आया है और चुनाव होंगे भी। अब चुनाव जो होंगे, चुनाव का प्रस्ताव आया तो चुनाव ये किसके होंगे? पहला प्रश्न तो हमारा ये बनता है दोस्तों, ये चुनाव किसके होंगे? तो दोस्तों चुनाव ये किसके होने हैं? केंद्रीय विधान परिषद के होने हैं। किसमें होने हैं दोस्तों? केंद्रीय विधान परिषद में। ये केंद्रीय विधान परिषद है दोस्तों, इसकी स्थापना मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, सोच के बताइए। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना दोस्तों कब हुई है बताइए? 1853 में हुई है। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब हुई है? 1853 में हुई है। और इसमें भारतीयों को पहली बार कब शामिल किया गया? 1861 में शामिल किया गया। इसमें पहली बार चुनाव कब हो रहा है दोस्तों? तो 1909 में हो रहा है। और यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है दोस्तों, ये यहाँ इसमें सदस्य संख्या अगर पूछी जाए, सदस्य संख्या यहाँ पे कितनी थी? तो कितनी सदस्य संख्या थी? 60 थी। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो चुनाव हुआ, अच्छी बात है चुनाव हो रहा है, जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद इसमें भारतीय गए, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे जो दो लोग, जो भारत सचिवालय है जो लंदन में है, यहाँ भारत सचिवालय में जो परिषद है, भारत सचिव परिषद जिसको या भारत परिषद जिसको बोले, वहाँ पे जो दो व्यक्ति चले गए, केजी गुप्ता और दूसरे कौन बताए थे दोस्तों? केजी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी। ये भी अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात क्या है वो आप सुनिए। यहाँ पे ये लॉर्ड मिंटो है, ये एक जो हिंदू मुसलमान वाला फैक्टर है वो लाएगा और इनको आपस में लड़वाएगा। और फैक्टर क्या है दोस्तों, उस फैक्टर पे हम बात करते हैं। यहाँ फैक्टर ये है कि यहाँ जो केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव हुआ तो इसमें भाई साहब इन्होंने आरक्षण दे दिया, कुछ सीटें रिजर्व कर दी। और ये रिजर्व किसको कर दी? मुस्लिमों को। चलो ठीक है भाई साहब, यहाँ तक भी इतनी दिक्कत नहीं है, रिजर्वेशन होता है, आज भी हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन दिक्कत जब हुई कि यहाँ पर जो मुस्लिमों को जो सीटें इन्होंने आरक्षित की, वहाँ पर अब जो वोटर होगा दोस्तों, वो वोटर भी कौन होगा? मुस्लिम होगा। वोट भी कौन कर सकेगा? मुस्लिम कर सकेगा। दिक्कत यहाँ से पैदा होगी। आगे मैं आपको इसके बारे में और बता दूं। इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे बात यह है कि वोट कौन कौन करेगा। चुनाव का प्रस्ताव आ गया, चुनाव किसका होना है समझ में आ गया, वोट कौन डालेगा दोस्तों? यहाँ पे जो वोट करेगा वो वोट कौन डालेगा? तो सीमित लोग डालेंगे। सीमित का लोग कम लोग, और कम लोग ये कौन से वाले होंगे उसकी दोस्तों हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, प्रांतीय निकाय के लोग डालेंगे। कौन दोस्तों? जो प्रांतीय निकाय में है ये लोग यहाँ पे वोट डालेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो स्थानीय परिषदों के लोग वोट डालेंगे। कौन डालेंगे? स्थानीय परिषद के लोग जो होंगे वो भी वोट डालेंगे। इसके बाद देखें दोस्तों, तो जो देसी रियासत हैं, अन्य सदस्य कौन होंगे? जो देसी रियासत हैं इनके लोग होंगे जो यहाँ पे वोटिंग करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया?
ये वोट करेंगे। अब वोट करेंगे तो दोस्तों ये बताओ, ये चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव किस प्रकार का है, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है? तो यहाँ पे चुनाव जो हम बताएंगे दोस्तों, ये कैसा चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। कैसा चुनाव है, अप्रत्यक्ष। यानी आपको पता लग गया कि सीधे जनता वोट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये चुनाव कैसा है, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। कैसा चुनाव हुआ है दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे सुन लेते हैं इसमें। फिर से आप देखिए, चुनाव का प्रस्ताव पहली बार आया, किसके लिए चुनाव होना है, केंद्रीय विधान परिषद के लिए होना है, जिसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है दोस्तों, 1853 में हुई है। और केंद्रीय विधान परिषद में दोस्तों 3 सदस्य जो भारतीय लिए गए, ये 1861 में लिए गए। यहाँ पे क्या है, जो चुनाव हो रहा है और चुनाव जो सीमित है, यहाँ पे जो सीमित चुनाव है इसमें क्या कर दिया भाई साहब, मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, यानी सीटों को निर्धारित कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह दिया कि वोट भी मुस्लिम ही करेगा। दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पे जो वोट हैं वो प्रांतीय निकाय के लोग कर सकते हैं दोस्तों, स्थानीय निकाय के लोग कर सकते हैं, देशी रियासतों के जो राजा महाराजा हैं वो लोग यहाँ पे वोट कर सकते हैं। अब आगे दोस्तों क्या होता है यहाँ पे कि जो सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन के रूप में आप देखिए, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया, जब मुस्लिमों को अलग कर रहा है ये, तो यहाँ पे ये जो सांप्रदायिकता फैला रहा है, और सांप्रदायिकता इसने फैलाई, इसीलिए दोस्तों इसको कहा गया, क्या कहा गया वो भी लिख लीजिए दोस्तों। इसको जो कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, क्या कहा गया दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। यानी जो कम्युनल इलेक्टोरल है उसका जनक किसको कह दिया, मिंटो को। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या बताओगे दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। किसको दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। अब देखो, इसे पूरा पढ़ने से एक बात आपको समझ में आती होगी, उस बात कौन सी है, यहाँ पे जो प्रावधान हुए कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को ले लिया दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला क्या हुआ, जो भारत परिषद है उसमें 2 भारतीयों को ले लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो चुनाव के लिए प्रस्ताव आ रहा है, चुनाव हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन गलत बात दोस्तों कौन सी है, गलत बात यह है कि इन्होंने हिंदू मुसलमानों को बांट दिया। यानी कि जो लॉर्ड मिंटो है, इसने जो इसमें सुनिए, लॉर्ड मिंटो ने माल्लू को एक लेटर लिख के भी कहा था कि हम भारत में जो बोलने चाहिए नागदंत, कि हम भारत में नागदंत के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल भविष्य में बहुत कड़वी होगी। ये लेटर में मिंटो ने किससे कहा था दोस्तों, मार्ले से कहा था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। अब क्या हुआ, यहां पर देखें कि उदार निरंकुशतावाद, यानी कि 2 बातें आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी है। यानी कि एक तो संवैधानिक निरंकुशतावाद और एक उदार निरंकुशतावाद, 2 बातों, इन दोनों ही तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप समझ लीजिए थोड़ा। अगर मैं बात करूं दोस्तों उदार निरंकुशतावाद या उदार निरंकुशता वाला अधिनियम, फिर से सुनिए दोस्तों, अधिनियम। दूसरा आपको ध्यान रखना है संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम, संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम। इसमें पूछा क्या गया है वो सुन लीजिए। यानी कि उदार निरंकुशता वाला अधिनियम किसे कहा गया, तो आप क्या आंसर दोगे, मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या बताओगे, मार्ले मिंटो अधिनियम। किसे कहा गया दोस्तों, मार्ले मिंटो अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम कौन सा दोस्तों, 1909। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, उदार निरंकुशता का मतलब क्या है, उदार इसलिए क्योंकि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में और जो भारत परिषद है उसमें भारतीयों को ले लिया गया है, चुनाव करवाया जा रहा है, इसलिए अच्छा है।
निरंकुशता वाला अधिनियम इसलिए आ गया क्योंकि इसने जो कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक कहलाया, सांप्रदायिक निर्वाचन इसने भारत में शुरू कर दिया, इसलिए इसको निरंकुशता वाला कहा गया। अगर दोस्तों पूछा जाए संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम, यूपीपीसीएस पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। ये कहा जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसको दोस्तों ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई। आज इस टॉपिक को दोस्तों यहीं रोकते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक 1919 का मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।